हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं किरण के बारे में कि किरण किसे कहते हैं। उसके बाद में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे आज कुछ वस्तु पदार्थ के बारे में, जैसे कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, ठीक है। और इसका एक उल्टा होता है अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ। और क्या पढ़ने वाले हो आज आप? आज पढ़ने वाले हो आप माध्यम के बारे में, यानी कि प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम के बारे में आज आप पढ़ने वाले हो। और साथ में किरण पुंज के प्रकार भी देखने वाले हो और ढेर सारा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हो जो आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप जान लो कि एनएच कोचिंग सेंटर, एनएच कोचिंग सेंटर का ऐप आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और वहाँ पे जब जाओगे आप तो आपको बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा, बहुत सारा गेस क्वेश्चन मिलेगा, और डाउनलोड करके वहाँ आईडी बना लेना और अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरे साल भर करते रहना, ठीक है। और बहुत ही बेहतर आप नंबर लाओगे जब मैट्रिक का परीक्षा दोगे, तब इन सब चीज़ों की मदद से। वहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और नोट्स, सब पीडीएफ जितना क्लास कराते हैं वो सारा कुछ उस ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ क्लास बैच भी बना हुआ है, यदि आपको अच्छा लगे तो वो बैच भी आप ले सकते हो, जो बहुत ही सस्ता है साल भर के लिए, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किरण के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्लास को स्टार्ट हम करते हैं और ऐप आप डाउनलोड जरूर कर लेना। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा क्या है, सुबह का समय है प्यारे बच्चों, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, किरण, ठीक है। इससे पहले का क्लास हमने YouTube पे अपलोड कर दिया है, चैनल का नाम है एनएच कोचिंग सेंटर, तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ताकि और भी जो क्लास चलेगा इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। देखिए किरण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। जब हम पहला चैप्टर का पहला वीडियो डाला था तो उसमें बहुत सारे टॉपिक को हमने पढ़ाया था कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है तो क्यों है, ये सारा कुछ हमने बताया था उस पहले क्लास में। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, किरण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किरण का परिभाषा क्या है। तो आराम से लिखेंगे और आप भी इसका नोट्स बनाते रहना, ठीक है। क्या है किरण किसे कहते हैं, सपोज दैट ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दिया तो आप क्या कहोगे कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम लेजर लाइट को जलाते हैं तो उससे एक रोशनी निकलती है, तो उसमें से जो पतली सी किरण होती है, यानी पतली सी जो लाइन होती है, आप कुछ भी कह सकते हो उसे, वही किरण कहलाता है। यानी कि प्रकाश जिस रास्ते पे गमन करता है उसकी दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो किरण कहते हैं। आप इतना शॉर्टकट याद कर लेना। आपसे ऑब्जेक्टिव एक पूछेगा कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव में टिक लगा देना कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं, क्या चीज, कि इसी का एक टॉपिक है किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे, ठीक है, कहते हैं, और यह है ना, यह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2 नंबर में, यानी लघु उत्तर ये सवाल है यह। तो बहुत प्यार से इसे लिखना क्या चीज, पहले तो इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या आप लिखोगे कि किरणों के
समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या लिखोगे आप? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब यह कि जब बहुत सारा किरण एक साथ मिलकर गमन करेगा सीधी रेखा में, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, बहुत सारा किरण जब एक साथ रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, है ना। उसके बाद क्या आप लिखोगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे कि सर किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बताते हैं वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप जानोगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, ठीक है। और उसके बाद आप जानोगे अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद आप जानोगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अब एक एक करके इन सब का हम लोग परिभाषा देखेंगे जो आपके एग्जाम में बनाना होता है। इसमें चित्र भी होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। बस अभी तक आपने क्या सीखा, एक बार चलिए रिवीजन करते हैं। आप लोग हमारे साथ में याद कीजिएगा क्या है वह कि किरण किसे कहते हैं। तो आप क्या कहोगे कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, ठीक है। और किरण पुंज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? तो आप क्या कहोगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और यह जो है किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा आप याद करोगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है, इतना बात याद हो गया। अब हम लोग यह समझते हैं सबसे पहला क्या है प्यारे बच्चों के ए नंबर में कि समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज क्या है। ठीक है, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें क्या हो? तो समांतर हो। ठीक है, उसे समांतर किरण पुंज, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये था समांतर किरण पुंज का परिभाषा कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। चित्र देख लेते हैं क्या होता है इसका। तो आप कहोगे कि सर समांतर लाइन हम बना देंगे किरण, इसका देख लो ये। ठीक है, ये है समांतर किरण पुंज का चित्र। उदाहरण अगर हमें देखना हो तो आप क्या देखोगे? उदाहरण में आप क्या लिखोगे कि सूर्य से निकलने वाली किरणें। ठीक है, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती है वो कैसा होता है? तो वो होता है समांतर किरण पुंज होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि बताइए सूर्य से निकलने वाली किरण कौन सा किरण पुंज का उदाहरण है। तो आप क्या कहोगे कि सर वह समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसे मिटा देते हैं, आप इसे नोट कर लोगे। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। हमारा क्या है दूसरा टॉपिक, अभिसारी
किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो आप लिखोगे वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसका है ना सभी किरणें एक, वैसा किरण पुंज जिसका सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। अब देखो क्या है, वैसा किरण पुंज जिसका सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चित्र बताइए तो देख लो आप चित्र, ये अभिसारी किरण पुंज का चित्र है। तीर का चिन्ह आप जिधर बिंदु रहेगा उधर घुमा देना, यही इसे डिनोट करेगा कि ये एक अभिसारी किरण पुंज है। अब कहोगे सर उदाहरण बताइए, उदाहरण जान लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि सूर्य से निकलने वाला जो किरण होता है वह समांतर किरण पुंज होता है, ठीक है। तो जब हम सूर्य के किरणों को, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आप समझो, यहाँ से बहुत सारा सूर्य का किरण आ रहा है, ठीक है। और आने के बाद में क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर एक लगा दिया ग्लास, क्या लगा दिया, ग्लास लगा दिया। अब नीचे में हमने क्या रख दिया, पेपर, क्या रख दिया, पेपर। यहाँ से बहुत सारी किरणें आ रही है और हमने इसके नीचे, ग्लास के नीचे एक रख दिया पेपर, ठीक है, यह है पेपर। अब क्या होगा, यहाँ से सारी प्रकाश की किरणें एक जगह पड़ेगी, है ना, इस लेंस की मदद से, इस लेंस की मदद से सारी किरणें क्या होगी, एक बिंदु पर पड़ेगी और ये कागज क्या हो जाएगा, तो कागज जल जाएगा, कागज जो है जल जाएगा। कैसे जल जाएगा, तो जब बहुत सारा एनर्जी को हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा एनर्जी इकट्ठा होने के बाद में वो जो कागज है, पेपर है, वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है। इसका जो ज्वलन ताप होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, तो आग पकड़ लेता है। ऐसा क्यों हुआ, तो जब हम समांतर किरणों को लेंस की सहायता से एक बिंदु पे फोकसित करते हैं, केंद्रित करते हैं, तो ऐसा किरण पुंज क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है, ठीक है। अब एक टॉपिक हमारा बच गया जिसका नाम क्या है, अपसारी किरण पुंज। तो आप अपसारी किरण पुंज भी अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, ये सब छोटा टॉपिक है इसलिए इसमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इसे नोट करो और अच्छे से समझो और आगे निकलो, ठीक है। चलिए सी में देखते हैं क्या है, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज क्या लिखोगे, तो वैसा किरण पुंज। सर सबका परिभाषा एक ही जैसा जी, ताकि आपको आसान करने में, यानी कि आपको याद करने में आसानी हो सके, ठीक है, इसलिए हमने सबका परिभाषा एक जैसा बना दिया है। वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसका सभी किरणें, जिसका सभी किरणें, ठीक है, जिसका सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, फैल जाती है, उसे
अपसारी किरण पुंज से अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखो आप, बिंदु है यहाँ पे और ये निकला किरण, और ये विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो अब की बार जो हम तीर का चिन्ह देंगे वो बिंदु के विपरीत दिशा में देंगे, मतलब बिंदु इधर है तो तीर का चिन्ह उधर घुमा के देंगे। ठीक है, अब समझते हैं क्या चीज़ है। इसका उदाहरण एक देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखो, आप यहाँ पे एक मोमबत्ती ले लो। ठीक है, एक मोमबत्ती ले लो जहाँ से क्या हो रही है, रोशनी निकल रही है। तो मोमबत्ती से जब रोशनी निकलती है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है कि वो चारों दिशाओं में फैलती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या चीज़ की, मोमबत्ती से निकलती प्रकाश की किरणें अपसारी किरण पुंज के उदाहरण है। आप ये अच्छे से लिख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। तो हमने आपको पढ़ाया किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी आप इसे कह सकते हो, दोनों नाम सेम ही है। ठीक है, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज क्या होता है, इस तीनों का चित्र क्या है, और साथ में हमने आपको यह भी बता दिया कि तीनों का उदाहरण क्या है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लो और याद कर लो। किसी भी एग्जाम में, यानी जो टेस्ट हो या फिर आपका स्कूल का मंथली टेस्ट एग्जाम हो या फिर फाइनल बोर्ड परीक्षा हो, आपका यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं टॉपिकों से बनाकर पूछेगा, अगर वो टॉपिक किरण या फिर किरण पुंज हो। ठीक है, इससे बाहर अब कुछ नहीं पूछेगा, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इसे मिटा देते हैं हम। चलिए, हमने आपको पढ़ा दिया किरण और किरण पुंज। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए। रेडी? चलिए, बताना कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं। जी ठीक है, किरण कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जब सभी किरणें समांतर हो, एक दूसरे को काटे नहीं, दो किरणों के बीच की दूरी समान हो, तब वह समांतर किरण पुंज होता है। तो समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि सूर्य से निकलने वाला जो किरणें हैं वो समांतर किरण पुंज के उदाहरण है। आप सर्च करके और भी उदाहरण देख सकते हो। ठीक है, और क्या है, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में हमने आपको क्या बताया, जब विभिन्न दिशाओं से किरणें आकर एक बिंदु पे मिलती है, ठीक है, तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा वस्तु के बारे में, प्यारे बच्चों समझते हैं। वस्तु के बारे में समझते हैं कि ये वस्तु क्या है, आखिर इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। वस्तु में एक चीज हम समझे तो, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए वस्तु किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि सर वस्तु वस्तु वस्तु, हाँ, पदार्थ से मिलकर बने हुए चीज़ों को हम वस्तु कहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, बेंच हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम आप सब चीज़ क्या है, पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं, तो वस्तु ही है। अब क्या है कि वो वस्तु सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। और वो वस्तु क्या है कि उसे इंसान भी बना सकते हैं और भगवान भी बना सकते हैं। तो ये सारी बातें आप अच्छे से समझोगे। एक चीज आप समझ लो, जो मतलब सामान हम लोग बनाते हैं, यानी इंसान बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं मानव निर्मित। क्या कहते हैं, मानव निर्मित। और जो वस्तु ऊपर वाले ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जो भी आप कहो, गॉड, वो बनाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक। क्या कहोगे, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक।
तो मानव निर्मित और प्राकृतिक आपको समझ में आ गया। अब हम आपसे अगर पूछे कि बताइए पहाड़, तो आप कहोगे सर प्राकृतिक है, पेड़ प्राकृतिक है, और मानव इंसान खुद प्राकृतिक है। और यदि हम बात करें ये बोर्ड, तो आप कहोगे सर इसे तो हम लोगों ने बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा, मानव निर्मित हो जाएगा। मोबाइल मानव निर्मित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा एक बात। अगर हम आपसे पूछे प्रकाश के आधार पे, यानी कि ऐसा वस्तु जिसमें से प्रकाश निकलता हो, यदि हम प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ प्रकाश से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो आप हमें बताना कि ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता हो, ऐसा वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता हो। तो आप कहो कि सर बल्ब हो सकता है, इससे रोशनी निकलता है। जी बिल्कुल हो सकता है। आप हमें ये बताइए कि वो बल्ब जो है मानव निर्मित है या फिर प्राकृतिक है। तो आप कहोगे कि सर मानव निर्मित है, तो बल्ब हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, बल्ब हम इसमें लिख सकते हैं। यदि हम आपसे पूछे कि आप बताओ प्यारे बच्चों, आप बता दो हमें, तो आप बताओगे सर दीपक। ठीक है, मोमबत्ती लिखते हैं यहाँ पे, मोमबत्ती, मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। लैंप हो सकता है, ठीक है, लालटेन हो सकता है, और मोबाइल के टॉर्च हो सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़। सर सूर्य हो सकता है, बिल्कुल सूर्य हो सकता है। सॉरी प्यारे बच्चों, मोमबत्ती जो है आप मानव निर्मित में लिखना। ठीक है, मोमबत्ती को प्राकृतिक ने नहीं बनाया है। मोमबत्ती, मोमबत्ती उसे इंसान ने बनाया है तो ऊपर जाएगा। लेकिन सूर्य देख लो आप, सूर्य प्राकृतिक है। तारा आप देख सकते हो, वो प्राकृतिक है। और भी कुछ है जिससे प्रकाश निकलता हो। हाँ सर, जुगनू, जुगनू है, तो जुगनू से भी प्रकाश निकलता है, तो जुगनू क्या हो जाएगा, वो भी प्राकृतिक हो जाएगा। और इसमें भी और आप लिख सकते हो, जैसे दिया लिख सकते हो। ठीक है, दिया से प्रकाश निकलता है, तो वो क्या है, मानव निर्मित है। अब देखो इन सब से प्रकाश जो है, इन सब से जो प्रकाश है वो जलती रहे तब निकलेगी। ठीक है, बट ये सूर्य है दिन में निकलेगा, तारा है रात में निकलेगा, जुगनू है रात में पता चलेगा। ठीक है, बट ये हमेशा प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है। तो ऐसे चीजों को हम कहते हैं प्रकाशीय स्रोत। क्या कहते हैं, प्रकाशीय स्रोत। ये मानव निर्मित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। अब एक चीज हम लोग देखते हैं, पदार्थ से बने चीजों को हम वस्तु कहते हैं। अब वस्तु बहुत सारा होता है, ध्यान से आप देखोगे तो एक वस्तु होता है, एक पदार्थ होता है जिसका नाम है प्रदीप्त पदार्थ। क्या कहोगे आप, प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त पदार्थ, या फिर आप इसे कह सकते हो आत्मदीप्त पदार्थ। ये दोनों नाम प्यारे बच्चों सेम ही है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। ठीक है, प्रदीप्त पदार्थ कहे तब, या फिर आत्मदीप्त पदार्थ कहे तब क्या कहोगे, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ। ठीक है, वैसा पदार्थ जिनसे, जिनसे प्रकाश, प्रकाश निकलता है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश निकलता है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश निकलता है, उसे उसे क्या कहेंगे, उसे प्रदीप्त, या उसे प्रदीप्त या आत्मदीप्त, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, कहते हैं। उसे प्रदीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देखो, जैसे आप देखो, कहोगे सर सूर्य, ठीक है, तारा, उसके बाद में जुगनू, जुगनू, अच्छा जलती हुई, जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई दिया, etc आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना अच्छे से। क्या याद रखोगे कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई बल्ब, दिया इत्यादि, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, तो प्रदीप्त कहो तब या फिर आत्मदीप्त कहो तब। ये बात आप याद रखना। सर चांद नहीं लिखे हैं प्यारे बच्चों, चांद से प्रकाश नहीं निकलती है,
वो इसमें नहीं आएगा, आगे आएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आप समझिए। अब दूसरा अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त पदार्थ। ये प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ और वस्तु को हम बांट रहे हैं। ठीक है, कि किस वस्तु से प्रकाश निकलेगा और किस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा। तो आत्मदीप्त के बाद क्या है, अप्रदीप्त या फिर अदीप्त पदार्थ। ठीक है, इसका ही दूसरा नाम है अदीप्त, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अदीप्त। तो क्या लिखोगे, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, ठीक है, जिनसे जिनसे प्रकाश प्रकाश नहीं निकलता, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अप्रदीप्त, अप्रदीप्त या अदीप्त पदार्थ कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये सब टॉपिक आपको जानना है, बस एक बार देख लोगे हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपके टेस्ट में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप देख लो उदाहरण, जैसे आप देख लो, सबसे पहले हम चांद लिख देते हैं क्योंकि इससे प्रकाश नहीं निकलता है। झूठ बोलते हो सर आप, प्रकाश चांद से निकलता है, रात में हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपको पता चल जाएगा कि जो आप प्रकाश देखते हो वो ओरिजिनल प्रकाश नहीं है चांद का, वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, समझाते हैं थोड़ा देर में आपको हम। तो चांद हो जाएगा, चंद्रमा आप लिख सकते हो। ठीक है, चांद हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सर ईंट हो सकता है, बिल्कुल सर, पत्थर, जी बिल्कुल, लकड़ी का कोई भी वस्तु। ठीक है, लकड़ी, कोई भी वस्तु लकड़ी से बना हुआ होगा उससे नहीं निकलेगा। और भी बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, आप यहाँ पे कितना लिखोगे, जितना से प्रकाश नहीं लिखता है, नहीं निकलता, उन सबको यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो लिख सकते हो। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। अब एक बात यहाँ पे ये नहीं समझ में आया कि सर चंद्रमा से प्रकाश तो निकलता है, आप कहते हो नहीं निकलता है। प्यारे बच्चों, नहीं निकलता, हम फिर कहेंगे नहीं निकलता है। आइए हम आपको समझाते हैं कि वो कौन सा प्रकाश है। ठीक है, और वो कैसे चमकता है। चलिए, तो ये सारा चीज आपने समझ गया वस्तु के बारे में। थोड़ा आगे ले चलते हैं इस चीज को। चलो देखोगे आप, प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न ये बनता है कि चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है, कैसे? चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है कैसे, जब आप जान लो आप। ठीक है, उत्तर में क्या जानोगे कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, इसलिए इसे अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना जी। क्या हुआ कि चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है कैसे, तो आप क्या लिखोगे,
कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए इसे अदीप्त या फिर अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब समझो एक बात, ये है हमारा पृथ्वी। ठीक है, अभी सूर्य है इस दिशा में, ये हमारा क्या है तो सूर्य है। ठीक है, सूर्य थोड़ा गुस्सा वाला होता है, ज्वाला इसमें बहुत तगड़ा होता है प्यारे बच्चों, इसलिए हम समझेंगे क्या है, यह सूर्य है। और चांद अभी इस साइड में है, और चांद बहुत उसमें मीठा, ठीक है, मीठा है एकदम, मतलब आप एक प्रकार से ये समझ सकते हो कि इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। चांद से जो आप देखते हो रोशनी कहते हो, जिसे कि चांद से रोशनी निकल रही है, चांद से निकलने वाले रोशनी को चांदनी कहते हैं, बट वो रोशनी उसका अपना नहीं होता है, वो क्या होता है समझो, वह होता है किसका, तो वो सूर्य के रोशनी को परावर्तित करता है। अभी देखो ये हो गया पृथ्वी का दो हिस्सा, अब जिधर सूर्य है उधर क्या होगा, दिन होगा, और जिधर चांद है उधर क्या होगा, रात होगा। अब इधर तो डायरेक्ट प्रकाश निकल के पड़ रहा है पृथ्वी पर, तो इधर सूर्य है तो इधर तो दिन होगा ही, बट इधर कैसे जाता है, देखो यहाँ से ये सूर्य की रोशनी इस चांद तक जाता है, इस सूर्य की रोशनी कहाँ तक जाता है, चांद तक जाता है। अब जितना रोशनी चांद पर पड़ेगा उतना ही चांद आपको दिखाई देगा, इसलिए आप देखते होइएगा चांद कभी इतना पतला रहता है, फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है, बढ़ते बढ़ते जब सूर्य का रोशनी पूरा चांद पे पड़ता है तो चांद पूरा गोल हो जाता है, और फिर वो पूरा चांद आपको दिखाई देता है। फिर आता है पूर्णिमा, फिर धीरे धीरे वो चांद का साइज घटते जाता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि वो चांद आपको दिखाई ही नहीं देता है, फिर वो बन जाता है अमावस्या की रात। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप समझो अब क्या करेगा, ये चांद फिर जितना प्रकाश पड़ा वो आपको इधर दिखाई देने लगेगा, तो आप क्या कहोगे कि ये चांद से निकलने वाला रोशनी है, चांदनी है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि चांद से रोशनी निकल रहा है, बट चांद से रोशनी नहीं निकलता है, सूर्य का रोशनी पड़ता है चांद पे, फिर चांद क्या करता है, उस रोशनी को भेज देता है कहाँ, तो पृथ्वी पे। आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप आईना लेते हो और सूरज का रोशनी पड़ता है आईना शीशा पे, तो वो शीशा से टकरा के फिर इधर उधर बिखर जाता है और आप इस तरह से लेकर खेलते रहते हो, तो वैसा ही काम करता है ये चांद। समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप बहुत समझदार हो। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे इस टॉपिक से, मिटा रहे प्यारे बच्चों, आप समझना इसे। चलो अब हम लोग क्या समझेंगे, तो एक टॉपिक आता है प्यारे बच्चों जिसका नाम है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, वैसा क्षेत्र या फिर वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश हमारी आँखों तक, वैसा क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश हमारी आँखों तक आती है या फिर पहुंचती है, आती है, वैसा क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक आती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब कहोगे क्या है यह चीज, तो समझो प्यारे बच्चों, अभी ये लाइट जल रही है, तो ये लाइट जल रही तो डायरेक्ट हमारे आंखों तक आ रही है, बट इस बीच में क्या है, आप कहोगे सर हवा है, हवा के अलावा तो कुछ नहीं है। वैसे ही ये हवा हटा के और भी कोई चीज रखा जा सकता है। अब जैसे देखो क्या है, उधर बल्ब जल रही है, बीच में हम क्या रख सकते हैं, कांच रख सकते हैं, ग्लास लगा सकते हैं, और बीच में पानी से भरा हुआ कोई चीज रख सकते हैं, ग्लास, उसमें पानी रख सकते हैं, और भी बहुत सारा कुछ है जो हम रख सकते हैं बल्ब और आंखों के बीच में। जब उनसे होकर हमारे आंखों तक आता है तो वो जो बीच में रखा गया वस्तु है, अब वह वस्तु क्या क्या हो सकता है, वह वस्तु हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, ठीक है,
और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देखोगे उसे। तो वैसे चीज को क्या कहते हैं, तो प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब समझो एक बात आप, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय, ठीक है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला आप समझो क्या है, पहला है समांगी माध्यम। क्या होता है समांगी माध्यम? तो आप कहोगे जिस प्रकाशीय माध्यम में, है ना, जिस प्रकाशीय माध्यम में सभी, आप इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हो, आसान करके हम लिखना चाह रहे हैं आपके लिए कि समांगी माध्यम किसे कहते हैं। तो वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसका गुण हर जगह समान हो। जिस प्रकाशीय माध्यम में सभी स्थानों का गुण समान हो उसे समांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है। और जिस प्रकाशीय माध्यम में सभी स्थानों का गुण क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो जल, जैसे जल में क्या होता है प्यारे बच्चों, मान के चलो एक टब में जल रखा गया है, आप इधर से जल उठा के पियो और उधर से जल उठा के पियो, दोनों जगह का समान स्वाद होगा, बनावट उनका समान होगा। ठीक है। कांच, ये सारा कुछ कहाँ चला जाएगा, समांगी माध्यम के उदाहरण में। अब देखो दूसरा बी, और वी समांगी माध्यम बी समांगी माध्यम। तो जिस प्रकाशीय माध्यम में सभी स्थानों का गुण समान नहीं हो, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे आप देख लो, जैसे क्या है हवा, अब वो हवा चाहे गर्म हो या फिर ठंडा का मिश्रण। प्यारे बच्चों, हवा जो है वो क्या है, गैसों का मिश्रण है। हवा में क्या है, तो बहुत सारे गैस मिले हुए हैं। तो यह जो माध्यम है वह एक विसमांगी माध्यम है। ठीक है, यानी आप देखो तो कहीं पे हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगा, कहीं पे नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगा, कहीं पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगा, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगा। तो ये एक समांगी माध्यम नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ क्या कह सकते हैं, विसमांगी माध्यम में हवा, वो चाहे अब गर्म हो या फिर ठंडा। तो हवा कैसा माध्यम है, आप कहोगे सर विसमांगी माध्यम है। और जल और कांच कैसा माध्यम है, तो समांगी माध्यम है। और भी उदाहरण आप इसके देख सकते हो, आराम से सर्च कर सकते हो। अब देखो प्यारे बच्चों, ये था प्रकाशीय माध्यम तक के क्लास। आज के क्लास में हमने कहा था कि आपको प्रकाशीय माध्यम के प्रकार तक पढ़ाएंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश के गमन के आधार पे वस्तुओं के प्रकार। तो उसमें आप क्या पढ़ोगे आगे,
आगे हम पढ़ने वाले हैं पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी, ऐसा ही होगा ना जी, पारदर्शी है ना, अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी और क्या चीज है तो पारभासी, ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाला, तो अच्छे से आप लोग क्लास देखना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप प्ले स्टोर पे जाओ और सर्च करो NH कोचिंग सेंटर, आपको वहाँ पे ऐप मिल जाएगा और डाउनलोड करके आईडी आप बना लोगे, फिर आप वहाँ से क्लास आराम से करोगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर हम कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।